क्या अगला नंबर ईरान का है? वेनेजुएला का वह बुरा सपना जो तेहरान को सता रहा है, आज इसी को हम डिकोड करेंगे अपने चैनल जियोपॉलिटिक्स डिकोडेड से। 3 जनवरी की दोपहर जब ईरान में प्रोटेस्ट दूसरे हफ्ते में एंटर कर चुके थे, लाखों ईरानियंस अपनी सड़कों को नहीं देख रहे थे, वो टीवी देख रहे थे। तेहरान के लिविंग रूम्स, कैफेज, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, हर जगह इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल चल रहे थे। हजारों किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को डिटेन कर लिया। वॉशिंगटन ने इसे डेमोक्रेसी रिस्टोर करने का डिसाइसिव इंटरवेंशन कहा, लेकिन तेहरान में ये डेमोक्रेसी नहीं लगा, ये वार्निंग लगा। ईरानियंस के दिमाग में डर पैदा हुआ, क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है? वेस्टर्न तेहरान के एक मिडिल क्लास अपार्टमेंट में एक फैमिली चुपचाप टीवी देख रही थी। सीन पर आर्म्ड पर्सनल निकोलस मादुरो को गार्ड के साथ ले जा रहे थे। फैमिली के पिता ने धीरे से कहा, पहले इकोनॉमी को क्रश करते हैं, फिर कहते हैं गवर्नमेंट फेल हो गई, फिर कहते हैं हम तुम्हें बचाने आए हैं। ये कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, ये एक्सपीरियंस था। पिछले कुछ दिनों में तेहरान के ट्रेडिशनल बाजार्स प्रोटेस्ट में बंद हो चुके थे। यूनिवर्सिटीज़ में पुराने स्लोगन्स फिर से गूंज रहे थे। प्रोविंशियल टाउन्स में मारे गए प्रोटेस्टर्स के फ्यूनरल्स प्रोटेस्ट में बदल चुके थे। ईरान शांत नहीं था, ईरान सांस रोककर बैठा था। वेनेजुएला और ईरान की तुलना सिंबॉलिक नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है। दोनों देशों के पास मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं। दोनों पर सालों से यूएस सैंक्शंस लगे हैं स्टेट रेवेन्यू तोड़ने के लिए। दोनों में करेंसी कोलैप्स हुई, मिडिल क्लास खत्म हुई और सड़कों पर एंग्री सिटीजन्स उतरे। और दोनों मामलों में वॉशिंगटन ने इंटरवेंशन को मॉरल ड्यूटी बताया। ईरानियंस के लिए वेनेजुएला कोई डिस्टेंट कंट्री नहीं है, वो फ्यूचर का प्रीव्यू है। ईरान के प्रोटेस्ट किसी एक ड्रामेटिक इंसिडेंट से शुरू नहीं हुए, ये शुरू हुए स्लो इकोनॉमिक सफोकेशन से। रियाल हिस्टोरिक लो पर गिर गया, प्राइसेस आम लोगों की रीच से बाहर चले गए। आज 1 किलो चावल की कीमत कई वर्कर्स की एक दिन की सैलरी से ज़्यादा है। मेडिसिन्स या तो अनअवेलेबल हैं या अनअफोर्डेबल। रेंट एक्सप्लोर हो चुका है, वेजेस वहीं की वहीं हैं। ये आइडियोलॉजी नहीं है, ये सर्वाइवल है। तेहरान के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में शॉपकीपर सबसे पहले सड़कों पर आए। एक ग्रोसर ने कहा, हमने दुकान बंद की क्योंकि बेचने को कुछ बचा ही नहीं। लोग प्राइसेस देखते हैं और गुस्से में चले जाते हैं। उन्हें लगता है हम चोर हैं, लेकिन करेंसी हर घंटे बदल रही है। बाजार से प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी कैंपसेस तक फैल गया। स्टूडेंट्स करप्शन, मिसमैनेजमेंट और रिप्रेशन के खिलाफ मार्च करने लगे। 2022 के महसा अमीनी प्रोटेस्ट के स्लोगन्स फिर से लौट आए। इकोनॉमिक डिस्पेयर अब डिग्निटी और फ्रीडम की मांग से जुड़ चुका था। एक हफ्ते के अंदर ईरान के 100 से ज़्यादा लोकेशंस और 22 प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट रिपोर्ट हुए। तेहरान में रिस्ट्रेंट दिखा, लेकिन छोटे शहरों में वायलेंस बढ़ा। हर इंसिडेंट ने डर भी बढ़ाया और गुस्सा भी। प्रोटेस्ट के बीच वॉशिंगटन की एंट्री हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरानियन अथॉरिटीज़ पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारते हैं तो यूएस उन्हें रेस्क्यू करेगा। तेहरान में इसे सपोर्ट नहीं समझा गया, इसे थ्रेट समझा गया। ईरानियन पार्लियामेंट ने भी कहा कि यूएस फोर्सेस लेजिटिमेट टारगेट्स बन जाएंगी। स्टेट मीडिया ने अनरेस्ट को फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन बताया। स्ट्रीट पर रिएक्शन मिक्स था। हमें अमेरिका नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। इकोनॉमिस्ट मोहम्मद रेजा के मुताबिक वेस्ट ईरान को गलत पढ़ रहा है। 2012 से 2019 के बीच सैंक्शंस ने ईरान की मिडिल क्लास को हर साल 17% श्रिंक किया। ये प्रेशर नहीं था, ये डेमोलिशन था। टीचर्स, नर्सेज, स्मॉल बिजनेस ओनर्स सब न्यू पुअर बन गए। सैंक्शंस का पैराडॉक्स ये है, ये कूप्स को रोकते हैं लेकिन प्रोटेस्ट, वायलेंस और रेडिकलाइजेशन बढ़ाते हैं। सैंक्शंस गवर्नमेंट्स नहीं गिराते, सैंक्शंस सोसाइटीज़ को तोड़ते हैं। ईरानियन स्टेट ने कैरेट और स्टिक दोनों इस्तेमाल किए। प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने फेलियर एक्सेप्ट किए। सेंट्रल बैंक गवर्नर बदला गया, बजट रिवाइज हुआ, वेजेस और पेंशन बढ़ाए गए, लेकिन इन्फ्लेशन लगभग 50% है। सुप्रीम लीडर ने कहा शॉपकीपर्स की कंप्लेंट्स कम्प्लीटली फेयर हैं, लेकिन राइटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी वार्निंग दी। प्रोटेस्टर और राइटर के बीच लाइन जानबूझकर ब्लरी रखी गई। ईरानियन सोच में वेनेजुएला इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि वो दिखता है कि प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक सीज किसी देश के साथ क्या करता है। सैंक्शंस ने डेमोक्रेसी नहीं लाई, उन्होंने लाई स्कैर्सिटी, ब्लैक मार्केट्स और रिप्रेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूत हुए, शैडो इकोनॉमीज फली फूली, सिविल इंस्टीट्यूशंस अंदर से टूट गई।
ईरान के लीडर्स इस डेस्टिनी से बचना चाहते हैं, लेकिन आयरनी ये है सरवाइव करने के लिए वो भी ऑलमोस्ट वही टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं सैंक्शंस ने तेहरान को पुश किया है इलिसिट ट्रेड, क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क्स और नॉन वेस्टर्न अलायंसेस की तरफ। स्टेट किसी तरह अफ्लोट रहती है, लेकिन आम लोग उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता। प्रोटेस्टर्स के लिए वेनेजुएला एक वार्निंग भी है और डर भी। लोग कहते हैं सालों तक सफरिंग और आखिर में फॉरेन सोल्जर्स डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होगा। क्या इसे फ्रीडम कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं ईरान के सामने 4 रास्ते हैं। पहला, रियल रिफॉर्म्स और डिप्लोमेसी। सैंक्शंस ईज हो, करप्शन पर एक्शन हो, लॉफुल प्रोटेस्ट को स्पेस मिले। लेकिन हिस्ट्री बताती है ऐसे रिफॉर्म्स रेयरली डीप होते हैं और रेयरली परमानेंट। दूसरा रास्ता है एंडलेस अनरेस्ट। प्रोटेस्ट उठते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें लोकल लेवल पर क्रश करते हैं, स्टेट कॉस्ट एब्जॉर्ब करता है। वेनेजुएला ने यही पाथ सालों तक चला। तीसरा रास्ता है सबसे डेंजरस, फॉरेन इंटरवेंशन, जिसे ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू कहा जाता है। ट्रंप की लैंग्वेज ने इस फियर को फिर जगह दिया है और यही फियर हार्डर रिप्रेशन को जस्टिफाई करने में सबसे ज़्यादा काम आता है। चौथा रास्ता सबसे स्लो लेकिन सबसे ब्रूटल, रिपीटेड प्रोटेस्ट, डीपनिंग पॉवर्टी, सोशल फ्रैगमेंटेशन। स्टेट शायद गिर ना पाए, लेकिन सोसाइटी परमानेंटली बदल जाती है। ईरानियंस फॉरेन रेस्क्यू नहीं मांग रहे, वो सिर्फ चाहते हैं इकोनॉमिक सीज खत्म हो। वेनेजुएला कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो एक वार्निंग है। सैंक्शन सोसाइटीज़ को तोड़ते हैं, फ्री नहीं करते। इंटरवेंशन अक्सर उन्हीं ताकतों को मजबूत करता है जिनका विरोध करने का दावा करता है। अब सवाल ये है, क्या तेहरान वार्निंग समझेगा या ग्रिप और हार्ड करेगा? ये फैसला ईरान का फ्यूचर तय करेगा, एक ऐसी दुनिया में जहां रूल बेस्ड ऑर्डर लगभग टूट चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो की एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करें जियोपॉलिटिक्स डिकोडेड। नमस्ते।